नमस्कार। आज चर्चा करेंगे हम गुड़गांव में जो एससीओज लॉन्च हुए हैं कई सारे सेक्टर्स में, नए सेक्टर्स में खास करके। ये वो सेक्टर्स हैं जो बाद में डेवलप होने शुरू हुए और उन सभी सेक्टर्स में द्वारका एक्सप्रेसवे में के आसपास जितने भी सेक्टर्स हैं या नए गुड़गांव जिसको कहते हैं न्यू गुड़गांव, वहाँ भी कई सारे सेक्टर्स में एससीओज निकाले गए। एससीओज निकाले गए, एससीओज बिक भी गए और एससीओज नए आ भी रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की क्या मतलब कि इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये रिटेल और ऑफिस स्पेस का एक सब्स्टिट्यूट है, मिला जुला उसका एक कंबाइंड प्रोडक्ट है। आप एससीओज को मतलब शॉप्स कम ऑफिस, यानी कि आप एक ही जगह में एक ही प्लॉट पे आप ऑफिस भी बना सकते हैं और दुकान भी बना सकते हैं। इसमें आपको एक तो बेहतरीन बिल्टअप स्पेस मिलता है, आपको प्लॉट का पूरा राइट्स मिलता है और टेरेस भी आपका होता है। इसको ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर तक आप बना सकते हैं। और इसका जो एफएसआई जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है अब नए एससीओज में, वो 428.5% यानी कि 428.5% आप इसको बना सकते हैं। इसको 5 फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको बेसमेंट का जो पूरा का पूरा जगह है 100% वो आपको फ्री में मिलता है। इसको आप किसी भी तरह से कॉमर्शियल स्पेस के तौर पे, कॉमर्शियल यूज के तरफ से आप यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसकी अगर रिवर्स कैलकुलेशन से कॉस्ट निकाली जाए तो जो एससीओ 3 से 3.5 करोड़ 5 करोड़ वाले हैं और उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अगर जोड़ लें उसमें, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसका पर स्क्वायर फीट का जो बिल्टअप स्पेस का जो प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे, वो 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेकर के 9,000 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आप इसको ले पाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 6,000 रुपया पर स्क्वायर फीट किसी बिल्डिंग को खरीदने जाते हैं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में आप अगर लेना चाहते हैं तो इस प्राइस पे आपको गुड़गांव में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्यों बेहतर है, पहले ये जान लेते हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं वो जान लेते हैं। कोई भी कंपनी जो लीज पे किसी बिल्डिंग को लेता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी को 5,000 स्क्वायर फीट चाहिए, वो भी अंदर चाहिए, तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो 100 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर यार्ड में बना उसको ले सकता है, क्योंकि आपको इतना बिल्टअप एरिया मिलता है। अब कॉमर्शियल जो स्पेस होते हैं जो रिटेल के और ऑफिसेज के, उसमें एक दिक्कत ये है कि उसकी एफिशिएंसी, यानी कि उस पर जो लोडिंग होती है, जो कॉमन एरिया और सुपर एरिया का जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट 50% होता है। मतलब अगर आपने 1,000 फुट की जगह ली किसी भी मॉल में, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, किसी भी रिटेल बिल्डिंग में, तो आपको 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह नहीं मिलता है जो आपका बिल्टअप एरिया होता है। ये एक ट्रेंड है गुड़गांव के अंदर। हालांकि ये ट्रेंड सही है या नहीं है, इस सब्जेक्ट पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमें इसी के रिवर्स में अगर हम एससीओज लेते हैं तो उसमें हमें प्लॉट के साथ साथ एक अच्छा बिल्टअप स्पेस मिलता है जो 5 फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और बेसमेंट अलग से मिलता है।
तो फिर तो एस एक बेहतर प्रोपोजिशन है। लेकिन ये उनके लिए है जिनका बजट 3 करोड़ से ऊपर का है। हर आदमी एस नहीं खरीद सकता, और जो एस खरीद सकता है उसको पता चल जाता है कि एस में उनके साथ क्या फ़ायदा जुड़ने वाला है। अगर आपने किसी बड़े अच्छे नामी गिरामी बिल्डर का कोई प्लॉट लिया एस के 100 गज के मान लीजिए, तो आपको 4285 स्क्वायर फीट तो मिलता है। तो यानी कि अगर इतना स्पेस खरीदने जाएं अगर किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में 4285, तो पता है आपको कितने का पैसा देना पड़ेगा। 4285 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 8570 स्क्वायर फीट जगह आप जब खरीदेंगे तो आपको उतना जगह मिलेगा जो आपको एस में मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। कुछ थोड़े बहुत माइनर करेक्शंस के साथ आपको एक एरिया इतना मिल जाएगा ऑलमोस्ट। तो अगर 8570 स्क्वायर फीट अगर हम जगह किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में अच्छे लोकेशन पे खरीदने जाएं तो आज क्या रेट है। आज के टाइम में या जो नए लॉन्च हो रहे हैं उसको भी आप देख लें तो कोई 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट विथ एडिशनल चार्जेस कुछ होंगे उनके। तो अगर आप बहुत डिस्काउंटिंग करके भी खरीदते हैं तो 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट को ग्राउंड फ्लोर का रिटेल मिलता है, जो ठीक ठाक लोकेशन में आता है। तो आपको अगर 30,000 गुना आपको अगर कहा जाए 8570 स्क्वायर फीट की जगह दी जाए तो हम 30,000 से इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 करोड़ 71 लाख रुपए की बिल्डिंग बनती है बेसिक कॉस्ट में। यानी कि आपको जगह मिलती है 8,570 स्क्वायर फीट। तो आपने 25 करोड़ में एक रिटेल स्पेस लिया जिसमें ना आपके पास लैंड राइट है, ना आपका छत है, आप उस बिल्डिंग में एक स्पेस में लोकेटेड हैं, और आपके पास एक मेंटेनेंस का एक एडिशनल खर्चा है जो आपको उसी सुपर एरिया पे, यानी कि 100% जो एरिया जो आपसे आपको दिया गया है और 50% आपको मिलता है, तो 100% पे ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो 25 रुपये स्क्वायर फीट से नीचे कहीं नहीं है। और कोई लो मेंटेनेंस बिल्डिंग होती है तो वहाँ पे हो सकता है 10 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो इफेक्टिवली 10-15 रुपये का बात करें तो 20 रुपये बनता है आपका, क्योंकि आप दे तो रहे हैं सुपर एरिया पे। तो इसको एक खेल के तरीके से अगर हम देखें, खेल हो रहा है। आपको कॉमन एरिया पे लेना चाहिए मेंटेनेंस, लेकिन आप सुपर एरिया पे लेते हैं, तो एक ट्रेडिशन एक ट्रेंड बना हुआ है और हर बिल्डर चाहता है कि मेंटेनेंस वही करे, क्योंकि वो कैश कॉ बन जाता है। चलिए, ये इन डिस्कशन से अभी इस समय इस सब्जेक्ट पे कोई हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हमें ये समझना है कि हमें एसयूज खरीदनी चाहिए या हमें रिटेल में कोई जगह लेनी चाहिए। तो इसमें आपको मैं अंतर बता रहा हूँ कि आपने जगह लगभग पूरी ले ली, रेट आपने उसी लैंड के हिसाब से आपने प्राइस पे कर दिया, और आपको जो कॉस्टिंग आ रही है बनाने के बाद वो करीब 6,000 से लेकर के 10,000 रुपया स्क्वायर फीट में टोटल एरिया के साथ आप देखें तो आपको जगह मिल जाती है लैंड राइट के साथ, जो आपको मुश्किल है कि किसी भी बिल्डिंग में आपको ये जगह इतने की मिलेगी। क्योंकि अभी मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि वो ऑलमोस्ट डबल कर दीजिए जो एरिया आपके एसटीओ में है, फिर उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 करोड़ की जगह वो आपको बनती है। वो 100 गज के प्लॉट के बराबर होता है। यानी कि 100 गज का प्लॉट अगर एस का लेना चाहें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी प्लॉट लेंगे एस का, जो नए सेक्टर्स में आ रहे हैं, जहाँ की फ्यूचर बहुत अच्छा है, जहाँ संभावनाएं अच्छी हैं और
काफ़ी डेवलप होना है वहाँ पे, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट वहीं करना चाहिए जहाँ डेवलपमेंट के आसार हों, जहाँ चीज़ें चेंज हो रही हों हर दिन। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होगा और उसके बाद वहाँ पे जो एससीओज होंगे उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप विन विन सिचुएशन में होते हैं। अगर आप कोई 4-5 करोड़ या 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी रिटेल स्पेस को या ऑफिस स्पेस को बाय करने के लिए, तो उससे बेहतर एससीओज हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें हैं कि अगर कोई टेनेंट किसी भी मॉल के किसी भी स्पेस में जाता है, रिटेल स्पेस में, तो उसको 100 रुपये से लेकर के 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज किया जाता है रेंटल के तौर पे। अगर मान लीजिए 100 रुपये फुट भी रेंटल का चार्ज किया गया, तो जो 8,000 फुट, या एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अगर 8,000 फुट का भी अगर उसने किराया दिया 100 रुपये के हिसाब से, तो उसने लगभग 8 लाख रुपए दे दिया। और अगर हम उसी को एससीओज में देखें कि अगर वही 100 रुपये किराया वो वहाँ देता है तो वो कितना देता है, तो उसका लगभग आधा देता है, यानी कि वहाँ 4 लाख रुपए किराया देता है। तो एक तो किराए में बचत है, और कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी या जो भी रिटेल की कंपनी है वो ये ज़रूर सोचेगी कि मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मेरे को अपने एक्सपेंसेस घटाने चाहिए, तो वो कम से कम रेंटल पे जाना चाहेगा और अच्छी स्पेस को खरीद लेना चाहेगा रेंट पे। तो अगर सेंस बनता है तो उसके सामने दो प्रपोजल होंगे कि ये एससीओ है साहब, और ये आपका रिटेल स्पेस है किसी बिल्डिंग में। तो अगर उसको लेना होगा, कॉस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो एससीओज को प्रेफर करेगा क्योंकि उसके अलग अलग यूजेस हैं। तो माना जाता है कि ऑफिसेज भी गुड़गांव के अंदर में काफ़ी डिमांड में है इस समय। तो ऊपर के बिल्डिंग, ऊपर के फ्लोर्स जो होंगे, 2 फ्लोर 3 फ्लोर, उसको आप ऑफिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी को भी किराए पे दे सकते हैं। तो वहाँ भी अगर ऑफिस का भी रेंटल देख लें, 60 रुपये फुट के आसपास मिनिमम रेंटल चल रहा है, तो आपको एक्चुअली वो 120 रुपये का पड़ता है अगर आप किसी ऑफिस बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ जगह लेते हैं तो। लेकिन अगर वही आप एससीओज में ऑफिस लेते हैं तो वो आपको 60 की जगह 30 रुपीज़ पड़ता है, क्योंकि वो 50% लोडिंग का फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक सेंस बनता है कि एससीओज को बाय करनी चाहिए। और तीसरा ये कि आपकी पूरी मलकियत है लैंड के ऊपर में, तो वो आपका एक ओनरशिप हो जाता है। जबकि आप किसी भी स्पेस को लेते हैं किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे आप सिर्फ उस स्पेस का ही, उतनी ही जगह का आपको मालिकाना हक होता है, आपका कोई भी लैंड पे राइट नहीं है। जो दिक्कतें मेनली एससीओज में हैं, अब दिक्कतों के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। एससीओज बनाए जाते हैं जो ओनर्स होते हैं लैंड के, उनको एक फसाड के बारे में एक कॉमन दिया जाता है कि ये कॉमन एलिवेशन है जो सब पे लागू होता है। ये फसाड खाली आप मेंटेन रखें, इसको वैसे ही बनाएं जैसा कि गाइडलाइंस में दिया गया है। उसके अलावा इंटरनली आप जो भी चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है दिक्कत कि आपको टाइम 2 साल का मिलता है हर एससीओ प्लॉट्स पे। जब आपको पोजीशन दिया जाता है, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो आपको टाइम 2 साल का मिलता है बनाने के लिए। अदरवाइज चार्जेस उसके हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए हैं। वो चार्जेस वैसे उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ बिल्डर्स उन चार्जेस को इसीलिए ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं कि वो चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप करके दिया है वो प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी ऑपरेशन हो जाए। तो ये डिपेंडेंट होता है कई सारे लोगों के ऊपर में कि वो कितना जल्दी उस एरिया को डेवलप करने में सहयोग देते हैं बिल्डर को। तो बिल्डर इसीलिए उस पर चार्जेस लगाता है।
जो गलत नहीं है, क्योंकि आपने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी है, सिर्फ प्लॉट ले करके छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके पास पूरा पैसा ना हो बनाने का और उसको पूरा का पूरा हैंड ओवर लेने का और डिलीवर करने का, तब तक शायद एसईओ आपके लिए नहीं, आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो एसईओ को वही लोग खरीदें जिनके पास पूरा पैसा है और वो डेवलप कर सकते हैं 2 सालों में, और सब लोग मिल करके एक साथ बना सकें और उसके बिल्डर के गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें, तब ये एसईओ कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाता है और हर टेनेंट के लिए, हर ब्रांड के लिए वो एक अच्छा डेस्टिनेशन बन जाता है। अगर वो बड़े एरियाज वाले, बड़े साइज के एसईओज को, जहाँ की एक मार्केट प्लेस का निर्माण हो सकता है, उन एसईओज को वो बाई करते हैं या उसको लेते हैं रेंट पे। तो एक फ़र्क तो आ गया कि आपकी कॉस्टिंग लगभग लगभग जो बिल्टअप जो बिल्डर द्वारा बनाया गया, जो किसी रिटेल स्पेस में, कमर्शियल स्पेस में या कमर्शियल बिल्डिंग में आप जगह लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जो मिलता है रेट, वो बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। 30-35 हज़ार का मतलब हो गया कि 70 हज़ार कारपेट एरिया पे आपको उन्होंने आपसे वसूल लिया, आपको प्रोडक्ट बेच दिया, तो 70 हज़ार का फुट वो पड़ा। और ये आपको 4-5 करोड़ में आपको ये बन सकता है। इसको आप ले सकते हैं और उस एरियाज में ले सकते हैं जहाँ की अभी संभावनाएं काफ़ी हैं, बेहतरीन होने की संभावनाएं हैं। नए नए रेसिडेंशियल अपार्टमेंट जहाँ बन रहे हैं, वहाँ पे रेसिडेंशियल डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा सरकार ने मास्टर प्लान में दे रखी है। तो आज न कल अगर वो सुविधाओं से भरा वो जगह, वो एरिया हो जाएगा, तो फिर एसईओ की कीमत उस रेट पे पहुंच जाएगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी शुरुआत में इतना पैसा हर किसी के पास होता नहीं है, इसलिए वो या तो इग्नोरेंस में या नहीं जानकारी होने की वजह से खरीद लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में बिल्डर के साथ किसी रिटेल स्पेस को बाई कर लेते हैं। और ये एक जनरल ट्रेंड है मार्केट का कि जो पहले से चल रहा है, जो देख रहे हैं। और छोटी इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है दुकानों में या 1.5 करोड़ करनी है, तो उसको डेफिनेटली उसके पास एसईओ इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। लेकिन उसमें वो अपनी वैल्यू लूज कर देता है। उसको जो वैल्यू क्रिएट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर में, वो उसका वैल्यू का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो बिल्डर ले लेता है। यानी कि बिल्डर जो आपको देता है वो जगह, वो काफ़ी हाई कॉस्ट में देता है। और चूँकि ये हाई कॉस्ट और रेंटल दोनों का आपस में बड़ा रिश्ता है, अगर उसमें रेंटल आपका 6% से नीचे आ रहा है, तो आपने ज़रूर उसको बहुत महंगे रेट पे ले लिया है। क्योंकि ये सारे कॉमर्शियल स्पेस आखिरकार कोई न कोई यूजर तो ही यूज करेगा, किराए पे यूज करे या आप खुद अपना यूज करें, तो आपके पास वो जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए कॉस्ट की। लेकिन ये सब चीज़ों पे ज़्यादातर लोग गौर नहीं करते, वो सिर्फ एक कंपल्सिव या इम्पल्सिव बाइंग में विश्वास करते हैं कि उसने ले लिया या मैं एक दुकान ले लेता हूँ छोटी सी 400 फुट की, 500 फुट की, और उसका एक कॉमन मार्केट में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस हो जाती है। कई सारे बिल्डिंग्स, जो रिटेल की बिल्डिंग्स हैं गुड़गांव के अंदर में, वो काफ़ी हाई रेट पे चली गई हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लोग समझते हैं कि उसी रेट में उनको, जो भी बिल्डिंग में वो जगह लेंगे, उसी रेट पे एक दिन वो चला जाएगा। ऐसा कई बार नहीं होता है। कई बार मार्केट फोर्सेज या कई बार मार्केट्स के सराउंडिंग्स, कैचमेंट्स, वो सारे डिसाइड करते हैं कि आपका जो जगह है वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि आप उस बिल्डिंग के पार्ट हो गए। लेकिन अगर आप एसईओज किसी ऐसे जगह लेते हैं जो एक बहुत बड़ा सेक्टर में, पूरे के पूरे सेक्टर्स में, अगर वो कॉमर्शियल सेक्टर्स है, वो अगर मान लीजिए, और काफ़ी बड़ा हब बन सकता है फ्यूचर का, तो वहाँ आपको एसईओज खरीदना चाहिए। क्योंकि आज आपको तो पता नहीं है, आज आपने चाहे 3 लाख रुपये में या 2.5 लाख रुपये में गज में आपने बाई किया हुआ, लेकिन जब उसकी निखार, जब फ्यूचर टाइम जो उसके साथ जुड़ेगा और उसको
एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग बसने वाले हैं और बस जाएंगे, ये विश्वास आपको होना चाहिए। इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए कि वहाँ का जो रेसिडेंशियल कैचमेंट है वो कितना बड़ा है। और सिर्फ रेसिडेंशियल कैचमेंट की वजह से नहीं चलेगा, बल्कि उसको एक डेस्टिनेशन प्लेस भी बनाना पड़ेगा जहाँ दूर से भी लोग आ सकते हैं। तो बिल्डर्स यहाँ क्या गलती कर रहे हैं जनरली एससीओज के अंदर में, कि वो पार्किंग की प्रॉब्लम्स को मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम अभी एससीओज में चल रही है। अगर आपने 4 या 5 फ्लोर की जगह बना दी और आपके पास 300 एससीओ हो गए, तो 300 इंटू 5 यानी कम से कम 1500 कार पार्किंग की जगह तो आपकी होनी चाहिए, और वो भी स्मूथली पार्क करने लायक। क्योंकि आपको सिर्फ यूजर्स को लिए कार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो उसको वहाँ पहुँचेंगे, जो कस्टमर्स पहुँचेंगे, जो अपनी गाड़ियों में पहुँचेंगे, उनके लिए भी गाड़ियों का पार्किंग होना चाहिए। तो अगर 1500 मैंने कह दिया, तो उसका मतलब ये है कि अगर एक जगह पे 1500 पूरी पूरी फुल्ली ऑप्टिमली अगर फंक्शनल हो गए, और 1500 लोगों ने अपनी भी गाड़ियाँ लगा दी, क्योंकि कोई एक बंदा ही गाड़ी ले लाएगा ऑफिस में या रिटेल में, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 2000 गाड़ियों की सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक फाइट है कि इतनी गाड़ियों का उन बिल्डरों ने इंतज़ाम नहीं किया। यानी कि मैं तो कहता हूँ कि अगर 300 एससीओ हैं, तो वहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 4000 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, जो आराम से लोग पार्क कर सकें, तभी वो जगह चलेगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि लैंड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्डर इतना लेवरेज नहीं दे पाते, और वो कॉस्टिंग में उसको फैक्टरिंग नहीं कर पाते, और वो जगह को डिस्पोजल पे नहीं दे सकते ताकि लोग वहाँ पे गाड़ी आराम से पार्किंग करें। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज है, एक टाइट सिचुएशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पार्किंग 1500 है तो वो नहीं चलेगा, वो चलेगा ज़रूर, लेकिन एक समस्या के तौर पे इसको देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जो लोग एससीओज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये टाइम के पहले ही डिलीवरी दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपने बेचा है किसी को एससीओ, तो एटलीस्ट उसको भी पेमेंट की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वहाँ पे भी मार्केट बनने की स्थिति अगर अगले 4 साल नहीं है, 5 साल नहीं है, 2 साल का जो विंडो है जिसके अंदर में आपको बनाना ही बनाना है, वो तो ठीक है। तो अगर 5 साल के बाद वो वहाँ पे वो जगह बनेगी, वहाँ पे रेसिडेंशियल कैचमेंट आएगा, हो सकता है 10 साल भी लग जाए। तो आपने एक उसके साथ लिंक करके कि भाई इतनी आबादी 5 साल में यहाँ आ जाएगी, तो आप 3 साल में कम से कम उसको डिलीवर कर दीजिए, और 2 साल में उसको बनाने का टाइम दे दीजिए, ताकि आप उसको भी जो जो पैसा लगा रहा है उसको भी कम से कम ये ज़रूर फील हो कि उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो सही कॉस्ट पे खरीदी है, उससे उसे भी फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि एप्रिसिएशन आना, रेंटल लगना, ये सब मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, और मार्केट फोर्सेस को कई बार बिल्डर एडवांस में ही उसको फैक्टर इन कर लेते हैं कि देखो अब ये बनने वाला है तो अब आपका रेट बढ़ने वाला है। ऐसा कई बार नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी जो पैसा लगाता है रियल एस्टेट में, उसका माइंड सेट तो यही होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और एक दिन अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको यूज भी कर लेगा, और उसको किराए पे भी चढ़ा लेगा, और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेगा। तो जो किराया है इस समय जनरली कॉमर्शियल बिल्डिंग में एक प्रॉब्लम ये आती है कि किराया ओनर अपने कॉस्ट के हिसाब से मांगते हैं। और उसने 2 करोड़ रुपया खर्च किया है उस स्पेस को खरीदने में, तो कम से कम वो 6% साल का चाहेगा। तो 6% साल का तो अगर किराया नहीं आता है, तो फिर उसको वो बेनिफिशियल प्रोपोजिशन नहीं लगता, और ये एक मिसमैच है। तो यहाँ पे बिल्डर का ग्रीड है और कस्टमर्स का पेशेंस है, दोनों जो पेशेंस लूज कर जाएगा फिर उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो रियल एस्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कम से कम 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करना बेकार है।
और हो सकता है कि शुरू के 5 साल में आपको ज़्यादा रिटर्न ना मिले, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको वो जो 5 साल में रिटर्न नहीं मिला वो नेक्स्ट 5 साल में उससे कहीं ज़्यादा पूरा हो जाएगा। और आपको एवरेज करेंगे तो वही प्राइस पे पड़ जाएगा। इसमें 10 से 15% का एप्रिसिएशन आपके पास हर साल का आएगा, प्लस आपकी रेंटल इनकम खड़ी हो जाएगी अगले 5 साल के बाद। तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है अगर इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से प्लान करते हैं। तो एसईओ एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और आने वाला समय एसईओ का होने वाला है, क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने वाला है रेंटल के टर्म में। और जब कोई चीज़ें कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती है तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड होती है। तो आज के समय में मैं ये समझता हूँ कि गुड़गांव का भविष्य बहुत अच्छा है और एसईओज में बाइंग करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बिल्डर को पेमेंट प्लान को ठीक करना चाहिए कि अचानक उसको कहीं से लोन ना लेना पड़ जाए, उसके पास बर्डन ना हो जाए। क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट को उसने तैयार करना था किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे, यानी कि कोई रिटेल बिल्डिंग बनाना था उसको, तो उसमें उसको भी 4 साल 5 साल लगते, 4 साल तो मिनिमम लगते। तो उसको कम से कम 3 से 4 साल का पेमेंट प्लान में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, जो बिल्डर नहीं करते। हालांकि उनको लगता है कि इसकी मिनिमम सर्विसेज शुरू कर देनी है और ये सर्विसेज करने में, तैयार करने में, उसको बनाने में उसको 1 साल से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए वो 1 साल में पेमेंट कॉल कर लेता है। और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आबादी का और उस एसईओ को बनाने का लॉजिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोग जिन्होंने एसईओ के प्लॉट्स लिए हैं उनको कहीं से नज़र नहीं आता है कि अगले 2 साल में यहाँ पे इतनी कैचमेंट आएगी जो फुटफॉल्स के हिसाब से सही होगी। तो ये एक मिसमैच है। बाकी प्रोडक्ट एसईओ इज ऑलवेज बेटर देन द रिटेल स्पेस। इवन द ऑफिसेज विल बी द बेटर थिंग, क्योंकि ऑफिसेज में भी आपका अपना जगह बना हुआ है, आप उसको खुद यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के बारे में, कुछ नए रियल एस्टेट के बारे में बताऊंगा, रियल एस्टेट की जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।